स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामा आईएएस चैनल पर। और मैं हूँ रिचा। हिस्ट्री की एनसीईआरटी देख रहे हैं। हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी देख रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 जो है वो है आरंभिक नगर। इसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में कौन कौन से नगर बसे, कौन कौन से नगरों, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। कुछ सभ्यताएं थी, कुछ नगर थे, सभी चीज़ें इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी है। तो ये इसमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो ही डिस्कस करेंगे। हड़प्पा की कहानी स्टार्टिंग का ही टॉपिक है, हड़प्पा की कहानी। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें दी गई है कि हमें जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं किसी इमारतों से पता चलती है। अब मान लीजिए कि कहीं कोई घर था, अब वो बाद में वहाँ पर नगर बसा दिया गया, लेकिन अगर वो हमें घर कैसे पता चलता है, कहीं उसकी खुदाई की गई या कुछ किया गया। तो सेम वैसे ही 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, तो उसी काम में जब इंजीनियर जो रेलवे लाइन बिछाई जाने के लाने जो खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें एक हड़प्पा पुरा स्थल मिलता है जो आज के आधुनिक पाकिस्तान में, यानी जो हड़प्पा है वो आज पाकिस्तान में है। तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर होगा जहाँ से ईंटें मिल जाएंगी। ऐसा इंजीनियरों ने सोचा था, ये उनका दिमाग था कि यहाँ से ये खंडहर होगा और यहाँ से ईंटें मिल जाएंगी। और इसी कारण उन्होंने ऐसा सोचकर इस खंडहर से, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था, यहाँ जो घर बने थे वहाँ की ईंटें उखाड़ कर ले जाते हैं और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। तो यहाँ की बहुत सारी इमारतें, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो इमारतें बनाई गई थी वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें थी वो तो ऑलरेडी इंजीनियर्स ले जा चुके थे। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, यानी 150 साल पहले क्या हुआ कि रेलवे लाइन बिछाई जानी थी पंजाब में। उसके बाद जब 150 साल हो गए तो उसके 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और फिर ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब ये स्थल ढूंढा गया तो यहाँ पे इसे हड़प्पा सभ्यता को ये संज्ञा दी गई कि ये पूरे उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। उसके बाद इस नगर की जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे बाद में मिलने वाले सभी तरह के पुरा स्थल जो इमारतों और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यहाँ से मीन्स आप इसे ऐसे समझिए, जितनी भी चीज़ें मिली हैं उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण, यानी जितनी भी इमारतें हैं, जो भी शहर मिले हैं, लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास काफ़ी पहले हो चुका था। उसके बाद देखिए, ये जैसे ये कुछ डायग्राम में दिए हुए हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गमवेरी वाला, चिन्हू धड़ी, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, सोतका कोस, सुरकोतदा, लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। तो ये आरंभिक कुछ नगर थे जो इसमें धीरे धीरे बसाए गए थे। उसके बाद इन नगरों की आखिर विशेषता क्या थी? टॉपिक ये आता है कि आखिर ये जो नगर बसाए गए थे ये हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट क्यों है, क्या विशेषताएं थी आखिर? तो इन नगरों को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी ये जो नगर थे, एक पार्टीशन इधर था, एक पार्टीशन इधर था, या तो में भी 2 उसमें बसाए गए हो, या हो सकता है कि एक और उसमें बसाया गया हो। तो सबसे बड़ी खासियत तो यही थी। उसके बाद जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन निचले इलाके पर, यानी नीचे के हिस्से में बना हुआ था। ऊंचाई वाले भाग को, जो ऊंचा वाला भाग था जो पश्चिमी भाग में बना हुआ था, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद दोनों हिस्सों की जो दीवारें थी, यानी जो 4 दीवारी आप कह लीजिए या दीवारें कह लीजिए, तो ये पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और ये ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल बाद तक इनकी दीवारें खड़ी रही। अब ये हमें हज़ारों साल बाद तक
इसकी दीवारें खड़ी रही, ये कैसे पता चलता है? तो ये हमें ऐसे पता चलता है कि जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जानी थी तो इन्हीं ईंटों को वहाँ के इंजीनियर्स ने रेलवे लाइन बिछाने में यूज़ किया था। तो वो ईंटें अच्छी रही होंगी तभी तो उनने यूज़ किया, ऐसे ही तो नहीं यूज़ कर लेंगे ना, बिकॉज रेलवे लाइन बिछा रही है, आप घर नहीं बना रहे हैं। उसके बाद इसमें एक जैसे दीवार बनाने के लिए जो हड़प्पाई समाज था वो ईंटों का दीवार बनाने के लिए ईंटों का जो प्रयोग था वो चिनाई की तरह करते थे, जिसमें जो दीवारें थे वो खूब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। और कुछ नगरों के नगर दुर्ग जो थे उनमें खास इमारतें बनाई जाती थी। खास इमारतें कैसे? जैसे अगर मोहनजोदड़ो में हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, मोहनजोदड़ो में हमें एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। मोहनजोदड़ो में एक ऐसा तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने स्नानागार कहा है, यानी यहाँ जो लोग थे वो नहाने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। और इसी तालाब को बनाने के लिए जैसे आज भी गाँवों में आप देखिएगा कि जो तालाब वगैरह होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, वो ऐसी ज़मीन वगैरह में या ऐसे ही उन्हें समतल कर दिया जाता है या बाउंड्री टाइप बना दी जाती हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था उस समय पे, यानी आज से 4700 साल पहले इसमें ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। कितना गजब का उपयोग है। उसके बाद इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए, यानी पानी ना बहे, इसके लिए प्लास्टर और ऊपर चारकोल की परतें भी चढ़ाई गई थी। और इसी में जैसे देखिए पूरा मॉडर्न लुक आ रहा है। और इसी सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी कि यानी अगर आप जिस तरफ से जाना चाहें, जैसे मान लीजिए ये कोई तालाब है, ये कोई तालाब है, इसमें इधर से भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ये इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, और ये बीच में तालाब है। और पूरी बाउंड्री जो थी वो ईंटों से और प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया था, अच्छे से परत चढ़ाई गई थी। उसके बाद चारों तरफ इसमें कमरे भी बनाए गए थे। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, यानी ये जो स्नानागार था इसमें पानी तो सूख जाता है क्योंकि पानी का कोई सोर्स है नहीं, नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं जिससे ये पानी यहाँ पर आया हुआ है, वर्षा का पानी तो है नहीं। तो उसको भरने के लिए यहाँ पर कुएं से पानी निकाला जाता था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। यानी जब लोग नहा लेते थे, ये आप इसे आज के स्विमिंग पूल की तरह आप समझ सकते हैं काफ़ी। लेकिन अच्छी बात थी, उस समय इतना ज़्यादा डेवलप हुआ था। उसके बाद एक प्लेस से कालीबंगा और लोथल, ये यहाँ क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर थे, कालीबंगा और लोथल। यहाँ नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड से आप यहाँ पे ये साक्ष्य लगाया जाता था कि हो सकता है लोग जो थे वो यज्ञ करते रहे हों। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर जो यहाँ से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह का मतलब है कि यहाँ पे जो अनाज वगैरह है या चीज़ें थी वो इकट्ठा की जाती थी। यानी जितना पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि जो लोग थे उन्हें जितनी ज़रूरत थी वो उतना इस्तेमाल कर लेते थे, उसके बाद बीज या भंडारण किया करते थे। तो यहाँ से भी हमें उसके साक्ष्य मिले हैं बड़े बड़े नगरों, जो बड़े बड़े नगर हैं जो हड़प्पा सभ्यता के, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, तो यहाँ से नगरों के बड़े भंडार मिले हैं। ये देखिए, ये है महान स्नानागार, ये इस टाइप से दिखता है। ये देखिए इधर से ये पूरा, ये इधर कमरे बनाए गए हैं, ये इधर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये स्नानागार है, कितना ब्यूटीफुल है। तो ये चीज़ें थीं जो बहुत इम्पॉर्टेंट थीं और उस समय बिल्कुल बहुत अच्छी थी। उसके बाद ईंटों की चिनाई, ये देखिए ईंटों की चिनाई ऐसे होती थी। ये जो मैंने अभी वर्ड बोला था आप लोगों को बताया था, ईंटों की चिनाई, तो ये इस टाइप से होती थी। ये जो ईंटें हैं वो बिल्कुल एक साथ मर्ज कर दी जाती थी, जोड़ दी जाती थी। उसके बाद भवन, नाले और सड़कें, ये नेक्स्ट टॉपिक है, भवन, नाले और सड़कें। यहाँ पे जो यहाँ के नगरों में जो घर होते थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, या तो 1 मंजिल के बनाए जाते थे या 2 मंजिल। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आंगन हमेशा बीच में होता है
तो बीच में जब होता है तो उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होती थी। नहीं, यहाँ के लोग देखिए कितने डेवलप्ड या मॉडर्न थे। लोगों में आज भी प्रेजेंट टाइम में जैसे लोगों के घर में वॉशरूम होता है और गाँवों में कुएं होते हैं लोगों के यहाँ, तो यहाँ सेम ये सभ्यता जो थी वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे विकसित हो चुकी थी। उसके बाद कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। उसके बाद हर नाली में हल्की सी एक ढलान होती थी जो कि पानी जो है वो आसानी से बह सके, और घरों की नालियों को सड़कों की नालियों के साथ जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। कैसे? जैसे घर में हमारी जितनी भी जो गंदगी है या जो हम वाटर यूज़ करते हैं तो उसे सड़कों की नालियों के साथ जोड़ दिया जाता था ताकि वो पानी घर में ना बहे, बाहर चला जाए, और फिर जो वो पानी जाता था तो वो बड़े नालों में जाकर मिल जाता था। और जो नालियाँ थी वो ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। और उसके बाद जिसके ज़रिए ये देखभाल इसकी की जा सके कि वाटर का जो सप्लाई है, वाटर जो है वो सही से जा रहा है, और इसके साथ ही में सफाई भी की जा सके। उसके बाद घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। उसके बाद ये भी इमेजेस दी हुई हैं कुछ। ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, ये सड़कें हैं और यहाँ से ऐसे नालियाँ बताई गई हैं। ये इमेजेस हैं, तो खिलौने और पक्की मिट्टी के दिए गए हैं। उसके बाद नगरीय जीवन। अब हमारे लिए ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि आखिर इन लोगों का जीवन कैसे होता था, ये कैसे रहते थे। तो ये लोग जो थे वो काफ़ी अच्छी इमारतें बनाते थे, योजना से जुटे रहते थे। तो हो सकता है संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी जिनकी अच्छी इमारतें हुआ करती थी, एक योजना में जुटे हुए रहते थे। तो हो सकता है कि इतना दिमाग किसी एजुकेटेड पर्सन का चलता रहा हो, सभी एजुकेटेड ना रहते हों, तो जो एजुकेटेड या जो अच्छा पर्सन रहता था वही शासक होता था। तो हो सकता है, संभवतः ये चांसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। या फिर ये भी संभव है कि ये लोग शासक को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी हो सकता है मंगवाते रहे हों। और हो सकता है शायद जो शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते रहे हों। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें होती थी। उसके बाद इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों से लिखते थे, और शायद इन्हीं अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। मतलब लिपिक एक तरीके से लैंग्वेज आप कह लीजिए, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में ये लिखी जाती थी, लेकिन आज पूरी चीज़ें नहीं बच पाई हैं। उसके बाद इसके अलावा नगरों में जो शिल्पकार, वो स्त्री पुरुष भी रहते थे, दोनों रहते थे। शिल्पकार स्त्रियां भी होती थी और पुरुषों भी होती थी। इसके अलावा ये लोग अपने घर में वे उद्योग स्थल की तरह कई सारी चीज़ें बनाती थी। यहाँ जो लोग थे वो लंबी यात्राएं करते थे, और जहाँ लंबी यात्राएं करने जाते थे, यानी एक देश से दूसरे देश या कहीं भी जाते थे, तो वहाँ से काफ़ी सारी उपयोगी वस्तुएं लेकर आते थे। और अलग अलग कहानियाँ वगैरह, अलग अलग कहानियाँ मिली हैं। यहाँ से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जिसमें बच्चे खेलते थे। मिट्टी के खिलौनों से भी हमें आगे की जानकारी मिलती है कि कैसे क्या चीज़ें थीं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नगर और शिल्प। ये यहाँ के पत्थर के बाट हैं, यानी तौलने के जो बाट होते हैं वो मेज़रमेंट के लिए बनाए जाते हैं कि चीज़ों का मेज़रमेंट कैसे किया जाए। तो ये बाट थे, इसमें एक डिसाइड कर दिया गया था कि इतने का ये होगा। ये देखिए, ये ज्वेलरीज़ हैं, तो काफ़ी चीज़ें थी जो डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद है नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प में इसमें हड़प्पा के नगरों की कुछ प्राप्ति हुई है, जिसमें पुरातत्वविदों को यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं अधिकतर उनमें पत्थर है, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। उसके बाद तांबे और कांसे से औजार भी बनाए गए थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। साथ ही सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे, जो ऑलरेडी यहीं पर लिखा हुआ है।
उसके बाद अगर सबसे आकर्षक वस्तुओं की अगर हम बात करें जो सबसे ब्यूटीफुल लगती हैं, तो वो वस्तुओं में मनके, बाज और फलक हैं, जो ऑलरेडी इमेजेस दी गई हैं। ये फलक हैं, ये फलक है, ज्वेलरी है, और उधर बाज है, जो बाज के बारे में मैंने ऑलरेडी अभी बताया था। यहाँ जो संभवतः हो सकता है जो लोग थे वो पत्थर के मोहरे बनाते हों और इनका जो शेप रहा वो आयताकार रहा हो, क्योंकि मोहरों में जो जानवर हैं वो समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसके बाद हो सकता है संभवतः ये भी कयास लगाए जाते हैं कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। और पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियाँ सूत कटाई के संकेत देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से जो अधिकांश वस्तुओं थीं उनका निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। और वो ये कहते हैं कि जो खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेना होता है। जैसे पत्थर को तराशना, अगर आप पत्थर से कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उसे आपके बस की बात नहीं है जब तक वो चीज़ आपको आती नहीं है, क्योंकि उस बारे में डिटेल में जानना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, मन के चमकाना या फिर मोहरों की पच्चीकारी करना आदि, ये सारी चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। बाद जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है तो एग्जाम्पल ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्रैकेट में दिया गया है फ्रेयंस देखते हैं क्या है आखिर। तो ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता, यानी जो पत्थर और शंख होते थे उन्हें तराश करके बनाया जाता था, लेकिन जो फेयंस होता था, ये जो यहाँ पे इमेज दी हुई है, इसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को उन्हें टुकड़ों में तोड़कर चूर्ण बनाकर गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल आखिर किन्हें कहते हैं? कच्चा माल उन्हें कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जो हमें ऑलरेडी नेचर से प्राप्त हुए हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो कच्चे माल आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो क्या है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या हमें प्रकृति ने प्रदान किए, जैसे लकड़ी या फिर धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल। इनमें से जो कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, जो कच्चे माल की खोज में हमें पता चला है कि इनमें से कई सारी चीज़ें बनाई गई थी जो किसानों के द्वारा ही पैदा किए गए थे। जैसे कपास जो है उसे कच्चे माल को कहते हैं। कैसे? ऑलरेडी नेचर में होता है, पेड़ होता है, उसमें कपास लगता है और कपास को तोड़ लिया जाता है, इसके बाद इसका कुछ नहीं किया जाता, उसके बाद इसे कताई बुनाई करके इसमें कपड़ा तैयार किया जाता है, तो वो प्राकृतिक नहीं रह जाता। उसके बाद उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए, उसे बनाया गया। लेकिन जो कपास है, कपास की जो खेती होती है, उसका पेड़ जो होता है उसे कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद हड़प्पा में कई लोगों ने वहीं से कई सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, जो लोग जो थे वो दूर दूर से आयात करते थे। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे आता है आयात। तो अगर लोग आयात करते थे तो कुछ वस्तुएं जो होंगी वो निर्यात भी करते रहे होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे ये चीज़ों में ये इस टाइप से एक व्हीकल होता था जिसमें जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर आते थे। उसके बाद ये भी एक डायग्राम बना हुआ है। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात हो सकता है, संभवतः ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आज के राजस्थान से करते रहे हों, तो हो सकता है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात, ये इसलिए भी कयास लगाए जाते हैं ऐसे, क्योंकि आज यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और कुछ वस्तुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक
ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। साथ ही सोने का आयात जो है वो आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ये आप ऑलरेडी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात और आयात की जाती थी। उसके बाद अगर आप लोगों को इन NCERT के क्वेश्चंस का भी वीडियोस चाहिए जो सॉल्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं उन्होंने कितनी तैयारी की, कितना पढ़ा या उनका कितना हो गया, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि आप लोगों को इनके क्वेश्चंस का भी वीडियो चाहिए जो आप लोग अपनी तैयारी देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आज हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो इन 4 चैप्टर्स के हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग कहें या आप लोग ज़रूरत समझें। उसके बाद नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, या हम GK टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो SSC के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। UPSC में भी PT पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस रहते हैं, या बेसिक अवेयरनेस, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो हम लोग GK की सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेंगे, जो अगर पॉसिबल हुआ तो डेली लेकर आऊँगी, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो 2-3 दिन में पूरी चीज़ों का समराइज क्वेश्चंस लेकर आया करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा जैसे भी अगर आप लोगों को लगे। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। जो नगर में जो लोग रहते थे उन्हें भोजन कैसे प्रोवाइड होता था, उन्हें कहाँ से मिलता था। तो जो लोग हैं वो नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। सारे लोग तो नगरों में नहीं रहते थे ना। और आज भी कहा जाता है कि जो हमारा भारत है वो गाँवों में बसता है। इंडिया को कहा जाता है कि शहरों में बसता है, क्योंकि भारत हमारा आज भी उसमें गाँवों में इसलिए बसता है क्योंकि जो पुराना भारत था जिसमें जो चीज़ें थी, जो खेती थी, जो सारी चीज़ें थी वो आज भी गाँवों में ही होती है। इंडिया तो धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, लेकिन आज भी गाँवों में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित नहीं हुई है। अब जैसे यहाँ पे चलिए देखते हैं, गाँवों में रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, ये लोग गाँव में काम करते थे। उसके बाद किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। यानी यहाँ भी आयात और निर्यात वाला सिस्टम था। उसके बाद पौधों के अवशेषों से भी हमें पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो गाँवों में उगाते थे, उन्हें बेचने के लिए ये लोग इनसे जो एक्स्ट्रा होती थी ये शहरों में ले जाते होंगे, और शहरों के लोग जो थे वो इनसे खरीदते होंगे। तो ऐसी इनकी लाइफ चलती होगी। उसके बाद इन्होंने लकड़ी कुछ हल वगैरह भी बनाए थे सामान लाने ले जाने के लिए, जो नहीं बच पाए हैं क्योंकि प्रायः वो किस चीज़ के बनाए गए थे, लकड़ी के बनाए गए थे। लेकिन हल के आकार का एक खिलौना मिला है जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रयोग है वो हल से किया जाता हो। सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता हो, और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके भी अपनाए होंगे, क्योंकि अगर खेती करनी है, खेती के लिए पानी की ज़रूरत है। अब जिस जगह पानी नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें तो अपनानी होगी ना, कुछ ऐसे तरीके तो अपनाने होंगे। संभवतः पानी का संचय हो सकता है किया जाता हो, यानी जब बरसात वगैरह होती हो तो पानी को इकट्ठा करता हो और जो ज़रूरत पड़ने पर तो उसे यूज़ कर लेते हों। उसके बाद हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी भी पालते थे, और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। उसके बाद वे बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे। बेर जैसे आप लोग जानते ही होंगे, आई होप हर कोई जानता है। तो उसके बाद ये लोग मछलियाँ भी पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो ये कुछ गांवों में इनकी लाइफ थी जो ये लोग करते थे। उसके बाद गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी जो आज में प्रेजेंट टाइम में भारत में मिला है गुजरात का हड़प्पा कालीन नगर, उसका कुछ निरीक्षण। तो देखिए, कच्छ के इलाके में खादेर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ये एक प्लेस है कच्छ, तो वहाँ पे खादेर बेत के किनारे धौलावीरा का नगर बसा था। वहाँ से हमें साफ पानी मिलता है और ज़मीन जो थी यहाँ की उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता को
हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उन्हें 2 भागों में विभक्त थे, यानी 2 भागों में बांटा गया था। और वहीं जो धौलावीरा थी उसे 3 भागों में बांटा गया था। यानी जो हड़प्पा के जो नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था और धौलावीरा के जो नगर थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी ताकि जो लोग थे वो अंदर बाहर प्रवेश ना कर सकें, और नगर द्वार भी बनाया गया था। कुछ मैदान भी थे जिसमें सार्वजनिक तरीके से कुछ कार्यक्रम वगैरह भी प्रमोट किए जाते थे या करवाए जाते थे। उसके बाद इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ियों से जड़ा था और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं नहीं। इसमें हड़प्पा के लेख से एक मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाती हैं। उसके बाद गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ कच्चा माल जो था वो आसानी से मिल जाता था क्योंकि नदी थी, नदी के किनारे पेड़ वगैरह उग गए होंगे और यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। साथ ही इस भंडार गृह में कई मोहरों का मुद्रांकन और मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनके कुछ छाप मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जिसमें हो सकता है जो लोग थे वो मनके बनाने का कार्य करते रहे हों। उसके बाद मुद्रा और मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। तो मुहरों का प्रयोग है वो सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। साथ ही थैलों को बंद करने के लिए उनमें मुहानों में गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। जैसे बंधन वगैरह या रस्सी वगैरह नहीं होती थी उन्हें बंद करने के लिए, तो उनमें गीली मिट्टी पोत दी जाती थी उन्हें बंद करने के लिए। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी जो हड़प्पा सभ्यता नगर था उसका आखिर अंत कैसे हो गया। इतनी विकसित सभ्यता थी, इतनी चीज़ें थी, तो आखिर इसका अंत कैसे हो गया। तो अगर इसके अंत की बात करें, लगभग 3900 साल पहले काफ़ी सारे एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को, यानी हड़प्पा सभ्यता या उसके आसपास में जो लोग बसे थे उन्होंने छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग भी इन्होंने बंद कर दिया। साथ ही दूर दूर से कच्चे माल का जो आयात था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वहाँ पे कचड़ों के ढेर बनने लगे। जल प्रणाली थी वो भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए गए। आखिर ये सब हुआ क्यों, कुछ पता नहीं। तो विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, कुछ लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका ये भी कारण हो गया है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी हो सकता है कम हो गया। उसके बाद इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने से अक्सर कुछ ही इलाकों में होगा। तो ऐसा लगता है कि शासकों का हो सकता है नियंत्रण समाप्त हो गया हो, या आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो भी उजड़ गई और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में जो नई बस्तियां थी उनमें आकर बस गए। तो ये अन्य इसमें कुछ बच्चों के लिए दिया गया है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए इसमें कुछ और भी मैं बता देती हूँ। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका आखिर पतन के बारे में, तो कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नदी घाटी सभ्यता थी। नदी घाटी सभ्यता थी। क्यों नदी घाटी सभ्यता थी? क्योंकि नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो, किसी साल बरसात वगैरह ना आई हो, या हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो, किसी साल ज़्यादा बरसात हो गई हो। लेकिन ये जो साक्ष्य है वो सही नहीं जान पड़ता। वो इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि अगर बाढ़ वगैरह आती तो अचानक से तो बिल्कुल इतनी नहीं आ जाती कि सारी सभ्यता नष्ट हो जाती, सारे लोग नष्ट हो जाते, कहीं ना कहीं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते। या हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो, सूखा पड़ गया हो, जानवर वगैरह मरने लगे हों, तो लोग भी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हों और किसी की कुछ डेथ हो गई हो। तो ये रहस्यमय है, ये अच्छे से हमें पता नहीं चला है कि आखिर एग्जैक्टली क्या होता है हड़प्पा सभ्यता के पतन में, और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और क्या फैक्टर थे। ये सब ये हिस्ट्री के NCERT की क्लास है, और अगर आप और सारा डिटेल में देखना चाहते हैं
तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ऑलरेडी मैंने हड़प्पा सभ्यता को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। और आज मॉडर्न हिस्ट्री की भी लाइव क्लास है 1 बजे, तो आप लोग सभी लोग ज़रूर आइएगा। आप लोगों का स्वागत है न्यू क्लास में। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।